चलिए, आवाज आ रहा है? स्वीटी, आवाज पहुंच रहा है बाबू? मॉर्निंग मॉर्निंग। वीडियो क्लियर दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड में? कोई हाँ या ना जवाब दीजिए। हाँ सर। आप माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। चलिए, आप लोगों को कहां तक पढ़ाए थे? कोई बताएंगे? बोले आप लोगों का क्लास कहाँ तक हुआ था? कोई बताइए। सब एकदम बंद है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सर मर्मिकोफिली तक। मर्मिकोफिली, इसका मतलब है हम लोग पढ़ रहे थे, पर परागन पढ़ रहे थे, मतलब क्रॉस पोलिनेशन पढ़ रहे थे, यही ना? हाँ, तो यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, कॉपी निकालिए और एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, पर परागन क्या है? क्वेश्चन लिखिए, पर परागन क्या है? पर परागन क्या है? इसके विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। पर परागन क्या है? इसके विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। लिख लिए? और आगे से क्वेश्चन लिखे? क्या लिखे? कोई बच्चा बोलिए। पर परागन क्या है, इसके विभिन्न विधियों का वर्णन। जी, आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। पर परागन क्या है वो भी पढ़ा दिए हैं, और पर परागन की जो हाँ, पर परागन की जो हाँ, पर परागन की जो विधि है, विधि में आपको बताए थे एनिमोफिली, एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, ऑर्निथोफिली, चिरिप्टोफिली, मर्मिकोफिली, और उसके बाद आप उसमें एक और था, है ना? तो आप लोगों को हम पूरा जो है पढ़ा दिए हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद लिख लीजिएगा। पहले, सबसे पहले आप आंसर में पर परागन की डिफिनेशन दे दीजिए, पर परागन का परिभाषा दे दीजिएगा, और फिर पर परागन की विभिन्न विधि, जितना सारा आप विधि लिखे हैं, सारा विधि जो आप लिख के एग्जाम्पल समेत, समझे ना, नंबरिंग लगातार एकदम, जो 8 को आपको बताए थे ना, तो वो 8 एकदम लगातार से एग्जाम्पल समेत लिख दीजिएगा, समझे? मेरे ख्याल से इसके लिए आप 2 पेज छोड़ दीजिए।
2 पेज मतलब एक पेज का दायां और बायां दोनों तरफ जो है एक पेज छोड़ दीजिए, वो आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। अब उसके नीचे, हाँ, अब उसके नीचे से हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप लिखिए, ठीक है। चलिए, हाँ सर, इसको कहीं भेजना होगा क्या सर? क्या बोले? फोटो खींच के सर मैंने कि भेजना होगा। हाँ हाँ, आप लोग लिख के हमको भेज दीजिएगा। आप लोग अपना पर्सनल ग्रुप में नहीं भेजिएगा, मतलब हमको भेज दीजिएगा आप लोग सब लिख के, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है। चलिए, ईसा का कहना है कि जो है ये हम लोग लिख लेंगे, लिख के फिर फोटो भेज देंगे ताकि हम देख पाए हम लिखे कि नहीं लिखे। जी सही बात है, उनको लिख लेना है, ठीक है। और आप लोगों को एक जरूरी सूचना आप लोगों को दे दें कि अब आप लोगों का ऑफलाइन क्लास शुरू होने वाला है, इसीलिए आप लोग जो है कोशिश करते हुए कि अब जाना है दुमका। मेरे ख्याल से सरस्वती पूजा के बाद जो है चालू हो जाएगा, समझे। आप लोगों को बोल रहे हैं, इसीलिए आप लोग धीरे धीरे, जो लड़के वाले पार्टी है जिनको पहुंचना है कि हमको जल्दी जाना है, तो आप लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन भी होगा, समझे, बहुत जल्द। तो मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि सरस्वती पूजा के बाद, क्योंकि सरस्वती पूजा फिर आ जाएगा, फिर बच्चा सब रुक जाएगा घर में। हाँ, सरस्वती पूजा के बाद मेरे ख्याल से 8 तारीख देखिए, 8-9 से फिर शुरू कर देंगे। चलिए, तो आज हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं इससे लगातार 3 क्वेश्चन ऐसा है, तीनों में से कोई एक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए, तो मेरा सवाल पहले सुन लीजिए आप लोग। सवाल क्या है? सवाल कहता है कि जिस पौधे में कीट के द्वारा परागन होती है, ध्यान दीजिएगा, जिस पौधे में कीट के द्वारा परागन होती है उसे क्या कहा जाता है? उस क्रिया को क्या कहते हैं? कोई बच्चा बताएंगे? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। और कोई बच्चा बताएंगे? विवेक, सिद्धि, चले कोई बात नहीं है। तो जिस पुष्प में कीट के द्वारा परागन होती है उसे कहा जाता है एंटोमोफिली। आप लोगों को हम बता चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मेरे ख्याल से आप लोग मेहनत कीजिए बहुत ज्यादा, समझे। चलिए, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। तो सवाल मेरा ये है कि जिस पुष्प में मतलब जिस पौधे में कीट के द्वारा परागन होती है उस पुष्प की क्या विशेषता है, उस पौधे की क्या फीचर है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में आपका 3 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, हम क्या बोल रहे हैं। सवाल है कि जिस पौधे में कीट के द्वारा परागन होती है या जिस पुष्प में कीट के द्वारा परागन होती है उस पौधे की क्या विशेषता है या पुष्प की क्या विशेषता है, उस विशेषता को बताइए। बात समझ पा रहे हैं? तो सवाल है कीट के द्वारा परागित पुष्पों की विशेषता को बताइए। आप लोग सुन पा रहे हैं क्वेश्चन? चलिए, आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए। कीट के द्वारा परागित पुष्पों के, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, कीट के द्वारा परागित पुष्पों के क्वेश्चन लिखिए, कीट के द्वारा परागित पुष्पों के अनुकूलन या विशेषता को बताइए। कीट के द्वारा परागित पुष्पों के अनुकूलन या विशेषता को बताइए। कीट के द्वारा परागित पुष्पों के अनुकूलन या विशेषता को बताइए। चलिए, हो गया। बाबुल, कोई बच्चा हाँ ना में जवाब दीजिए। हो गया? हो गया सर। हाँ सर। चलिए, क्या लिखे क्वेश्चन आप लोग? क्या सर? क्वेश्चन क्या लिखे बोलिए एक बार।
कीट के द्वारा परागित बताइए। चलिए, हाँ, अब हम लोग इनके विशेषता के बारे में, विशेषता बोले या इनका फिर एडॉप्टेशन बोलेंगे, दोनों सेम ही सेम है। चलिए इनको समझते हैं। अब जिस पुष्प में कीट के द्वारा परागन होती है, उस पुष्प की क्या क्या विशेषता हो सकती है, उसको पहले आप लोग एक बार पहले सुन लीजिए, फिर उस पर एक बातों पर हम डिस्कस करेंगे। कहता है कि जिस पुष्प में कीट के द्वारा परागन होती है, वह पुष्प जो है आकार में बड़े बड़े होते हैं। आकार में क्या होता है? बड़ा, मतलब हाथ में ले सकते हैं, देख सकते हैं, आकार में बड़ा रहता है। दूसरा इनका जो विशेषता है वो ये है कि पुष्प जो होता है वो चमकदार होता है। चमकदार मतलब शाइनिंग, उसमें शाइन रहेगा, दूर से देखने पर चमक रहा है। तीसरा, पुष्प रंगीन होते हैं, कलर्ड होता है। हम यहाँ रंगहीन का बात नहीं कर रहे हैं, हम रंगीन का बात बोल रहे हैं, कलर का बात बोल रहे हैं। जिस पुष्प में कीट के द्वारा परागन होती है, वो पुष्प जो होता है वो रंगीन होता है, कलर होता है। चाहे वो ब्लू कलर का रहे या व्हाइट कलर का रहे या लाल कलर का रहे या पिंक कलर का रहे, लेकिन वो कलर रहेगा, कलर वाला पुष्प होगा। उदाहरण के तौर पर आप गुलाब देखे होंगे, तो गुलाब हो गया, फिर आप धतूरा देखे होंगे, सफेद पुष्प है ना। तो ऐसे पुष्प जिसमें क्या होगा कि रंगीन होगा वो, हाँ, रंग होगा उसमें। अगला कि कीट के द्वारा जो परागित पुष्प होता है ना, उसमें सुगंध पाई जाती, मतलब सेंट होता है ना। उस सेंट में कीट तो छोड़ दिया, हम इंसान उसके पीछे पड़ जाते हैं, है ना, कि जिस पुष्प में सेंट है उसको हम लोग क्या आदत, क्या तोड़ के हाथ में लेना, सेंट ले रहे हैं ना, अच्छा लगता है। जब हम लोग उसमें उसके आकर्षण में आ जा रहे हैं तो कीट पतंग आसानी से आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको सेंट पसंद आता है, वो सेंट लेने पे वहां पहुंचते हैं, सेंट से सुगंध से वहां पर पहुंचते हैं। अगला कहता है क्या, जो पुष्प होते हैं ना जिसमें कीट के द्वारा परागन होती है, उस पुष्प में नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है। नेक्टर ग्लैंड का मतलब मकर ग्रंथि। समझ रहे बात को क्या बोल रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नेक्टर ग्लैंड का, मतलब इसी को कहता है मकर ग्रंथि, ठीक है। तो ये जो नेक्टर ग्लैंड जो है, मकर ग्रंथि जो है, इसी मकर ग्रंथि से जो है उसमें जो कीट पतंग है उसका रस चूस पाते हैं। तो इसी नेक्टर ग्लैंड में जो है वो मकरंद, जो इसी को मकर ग्रंथि है, इसी से जो वो मकर रस को वो क्या कहता है, चूस पाता है। जैसे मधुमक्खियां हो गई, वो बेचारी यहीं से जो है वो रस चूसेगी, है ना, और फिर वो क्या करेंगे, फिर ले जाके वो जमा करेगा, स्टोर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो वही बोले कि जिस पुष्प में कीट के द्वारा परागन होती है ना, तो उस पुष्प में एक कैरेक्टर ये भी है कि उसमें नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में क्या बोले आपको, ऐसे पुष्प जो है वो ऐसे पुष्प चमकदार होते हैं और आकार में बड़े बड़े, जो पहले आपको बोल, एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। हम बोले क्या कि कीट के द्वारा जो परागित जो पुष्प होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, चमकदार होते हैं, रंगीन होते हैं। इसके अलावे पुष्प में सुगंध पाई जाती है, पुष्प में मकर ग्रंथि पाई जाती है। और समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये इस पुष्प का क्या है, मेन कैरेक्टर है उनकी, ये जो है सब उनकी विशेषता है, ठीक है। चलिए अब आपको हम बता दें यहाँ पर कीट क्यों पहुंचेगा। कीट के द्वारा परागित पुष्प में कीट के द्वारा परागित, तो वहां पर कीट क्यों जाएंगे? या तो फिर देखने में अच्छा लगे, पूरा रेड या रंगीन रहे, तो उस कलर को देखते हुए वहां पर कीट पहुंचते हैं। या तो फिर उस सुगंध सेंट को, सेंट अच्छा रहे तो वहां पर कीट पहुंच रहा है। या तो फिर उसमें नेक्टर ग्लैंड है तो मकर ग्रंथि है, इसलिए उस पर पहुंच रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें हैं जो कीट को लोभान्वित करते, वो आएगा और उसके आने से फिर परागन की क्रिया होगी। किस तरह के परागन होगा? तो पर परागन होगा। बात समझ में आ रहा है? और आपको हम बता देते हैं कि पर परागन के लिए जो है प्रकृति इसको ऐसा करता है, कि प्रकृति इनको कर रहा है कि नहीं पर परागन हो। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? तो प्रकृति के द्वारा, कि पुष्प को लाल कर रहा है ना, कलर कर रहा है, सुगंध दे रहा है उसको, प्रकृति उसको, है ना, उसमें नेक्टर ग्लैंड दे रहा है, मकर ग्रंथि दे रहा है ना, तरह तरह के जो है चीजें, ताकि कीट वहां पर पहुंचे और उसमें पर परागन की क्रिया हो पाए।
चलिए एक बार हम फिर से इसका आंसर रिपीट कर देते हैं। तो आपका सवाल था कि कीट के द्वारा परागित पुष्पों की विशेषता या अनुकूलन को बताइए। तो आंसर बोलेंगे कीट के द्वारा परागित पुष्पों की विशेषता या अनुकूलन इस प्रकार है। पहला विशेषता क्या आपको बताए कि पुष्प आकार में क्या होता है, बड़े बड़े होते हैं। दूसरा, पुष्प चमकदार होते हैं। तीसरा, पुष्प रंगीन होते मतलब कलर होते हैं, कलर होते हैं। अगला, पुष्प में सुगंध यानी सेंट पाई जाती है। अगला, पुष्प में मकर ग्रंथि पाई जाती है। कोई दिक्कत इसमें है ना। और इसमें और भी जरूरी बात ये होता है कि ऐसे पुष्पों में परागकण की संख्या काफी अधिक होती है। ऐसे पुष्पों में परागकण की जो संख्या होता है वो काफी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर कीट पतंग अगर बैठेंगे उसके ऊपर पर परागकण उसके पैर में लगेंगे और फिर उड़ के जब दूसरे पुष्पों तक पहुंचेंगे तो वहां पर जाके फिर वो अगर वर्तिकाग्र के ऊपर अगर वो बैठते हैं तो वहां पर परागकण गिरेंगे, है ना। लेकिन यहाँ से एक पुष्प से उड़कर दूसरे पुष्पों तक जाने के क्रम में उसके बहुत सारे जो पैर में जो पंख में जो परागकण लगे रहते हैं वो बहुत सारा गिर जाता है। तो शायद ही कुछ परागकण बच पाते जो कि उसके वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, फिर पॉलिनेशन की क्रिया होती है, परागण की क्रिया उसमें होती है। तो ये जो है इतना आसान भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है परागकण जो है इसमें बर्बाद हो जाते हैं, मतलब परागकण नष्ट होने लगते हैं। बात समझे? तो आपको बता दिए कि परागकण क्या होता है, इसमें काफी अधिक होती है। फिर एक बात, इसमें जो परागकण होते हैं वो चिपकने वाले होते हैं, है ना, कि उसके पंख से चिपक गए या तो फिर उसके पैर से वही बोले इसमें परागकण जो होते हैं वो चिपकने वाले होते हैं, मतलब चिपचिपा होता है। चलिए, मतलब वो जो कि क्या होता है सड़ जाता है आराम से। चलिए, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है आप लोगों को? बोले किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो लिखिए, आप लोग आंसर में लिखिए। आंसर में लिखिए, कीट के द्वारा परागित पुष्पों के अनुकूलन या विशेषता इस प्रकार है। हाँ, लिखिए, आंसर में लिखिए, कीट के द्वारा परागित पुष्पों के विशेषता या अनुकूलन इस प्रकार है। चलिए, हो गया? सर फिर से बोलिए। बोले क्या? आंसर में लिखिए पहले कि कीट के द्वारा परागित पुष्पों के अनुकूलन या विशेषता इस प्रकार है। हो गया? यस। लिखिए, पहला पॉइंट में लिखिए, पुष्प आकार में बड़े बड़े होते हैं। पहला पॉइंट में लिखिए, पुष्प आकार में बड़े बड़े होते हैं। चलिए, हो गया? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा पॉइंट में लिखिए, पुष्प चमकदार होते हैं। पुष्प चमकदार होते हैं। हो गया? सर। चलिए, अगला में लिखिए, पुष्प रंगीन होते हैं। बोर्ड में देखिए लिखे हैं, पुष्प रंगीन होते हैं। हो गया सर। हो गया? अगला, हाँ सर। हाँ सर। पुष्प में सुगंध पाई जाती है। सेंट, पुष्प में सुगंध पाई जाती मतलब सेंट पाई जाती है। हो गया सर। हो गया सर। अगला लिखिए, पुष्प में मकर ग्रंथि पाई जाती है।
पुष्प में मकर ग्रंथि पाई जाती है। मकर ग्रंथि। मकर, यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। मकर, मकर ग्रंथि, इसी को कहते हैं नेक्टर ग्लैंड। लिखा हुआ है बोर्ड में, आप देख सकते हैं, शायद साफ आपको दिख पा रहा है। यस सर। चलिए लिख लीजिए। हाँ, मकर ग्रंथि पाई जाती है। हो हो गया। अगला पढ़ लिखो। पुष्प में परागकण की संख्या काफी अधिक होती है। पुष्प में परागकण की संख्या काफी अधिक होती है। पुष्प में परागकण की संख्या काफी अधिक होती है। हो गया। चलिए अगला पॉइंट। परागकण चिपकने वाली होती है। या तो इनको परागकण चिपचिपा होते हैं। परागकण चिपचिपा होते हैं। हो गया। जी सर। कितना पॉइंट हुआ? 7 गो सर। चलिए नीचे लिखिए। कीट के द्वारा परागित पुष्पों का उदाहरण इस प्रकार है। कीट के द्वारा परागित पुष्पों का उदाहरण इस प्रकार है। कीट के द्वारा परागित पुष्पों का उदाहरण इस प्रकार है। हो गया। हाँ सर, हो गया। चलिए लिखिए। गुलाब, सूर्यमुखी, सुमन माइक ऑन कर लो बाबू। सुमन माइक बंद कर लो। चलिए लिखे। उसके बाद लिखिए हरसिंगार। हम बोले आपको क्या, पहले गुलाब बोले फिर सूर्यमुखी बोले। अगला लिखिए हरसिंगार। हाँ वो लिखा बोर्ड में, देखिए ना, हरसिंगार। यस सर, हो गया। उसके बाद लिखिए रात की रानी। हरसिंगार के बाद सर। हाँ, रात की रानी। यस सर। उसके बाद में कमल। कमाल। हाँ चलिए अब ETC कर दीजिए। हो गया। हाँ सर। क्वेश्चन के ऊपर है तो लिख दीजिए। क्या बोले सर? क्वेश्चन के ऊपर है तो लिख दीजिए। लिख लिए सर। ऐतो का मतलब इम्पोर्टेंट, वो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है। हाँ सर। चलिए आप लोग VVI लगाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप ऐतो लिखिए। VVI और टीचर में लिखिएगा। हम जो लिखा रहे हैं, मेरा वजन है उसमें कि वो आएगा एग्जाम में, इसलिए ऐतो लिखा, बाद में आपको कम लगेगा।
हम बाबुल मेरा सजेशन जो है, हाँ वहां पर आपको हम बताएंगे, ठीक है। अबे तुम देखेगा बाबूल अब बाबा कर रहा है रे। देखो अब हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो इंटिमोफिली के जो है वो विशेषता को हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्या कि किस प्रकार से वायु के द्वारा परागित पुष्प, मतलब हम लोग जो बात करेंगे वो एनिमोफिली। तो एनिमोफिली में क्या क्या उनके कैरेक्टर होते हैं उसके पुष्प के, जिस तरह से हम लोग अभी कीट परागित पुष्पों के विशेषता को पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग अब पढ़ेंगे किसकी विशेषता, तो वायु के द्वारा परागित पुष्पों की विशेषता, मतलब जिस पुष्प में एनिमोफिली होती है उस पुष्प की विशेषता हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, तो क्वेश्चन क्या है मेरा कि सवाल है कि वायु के द्वारा परागित पुष्पों के अनुकूलन या विशेषता को बताइए। वायु के द्वारा परागित पुष्पों के अनुकूलन या विशेषता को बताइए। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, वायु के द्वारा परागित पुष्पों के विशेषता। क्वेश्चन लिखिए, वायु के द्वारा परागित पुष्पों के, क्वेश्चन लिखिए, वायु के द्वारा परागित पुष्पों के, वायु के द्वारा परागित पुष्पों के, वायु के द्वारा परागित पुष्पों के आगे बोलिए सर। अनुकूलन या विशेषता को बताइए। अनुकूलन या विशेषता को बताइए। हो गया? हाँ सर। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर भी ऐतो लिख दीजिए, मेरा मतलब इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही बोले थे लगातार 3 क्वेश्चन ऐसा है जो कि 3 नंबर में आता है और ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब आप अब यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो हम लोग एक बार इन पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि वायु के द्वारा परागित पुष्पों की क्या क्या अनुकूलन होती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, वायु के द्वारा परागित पुष्पों की अनुकूलन में क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कि पुष्प जो होती है वो काफी छोटे छोटे, मतलब पुष्प जो है आकार में छोटे छोटे होते हैं। दूसरा, पुष्पों की संख्या काफी अधिक होती है, मतलब बहुत सारा पुष्प मिलेगा आपको। तीसरा, अगला पॉइंट में बोल रहे हैं पुष्प जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, मतलब वो कलर्ड नहीं होंगे, बात समझे, वो रंगहीन होते हैं। एक आध दो छोटे छोटे पुष्प जिसमें कलर होते हैं, लेकिन बाकी पुष्प क्या होता है, रंगहीन। वो आपको पता भी है, सफेद से भी अटपटा दिखेगा आपको, है ना, मटिया टप का, तो ज्यादा सफेद भी नहीं। वही बोले आपको जो पुष्प होते हैं वो रंगहीन होते हैं। अगला, ऐसे पुष्पों में सुगंध नहीं पाई जाती है, सेंट नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट, पुष्पों में मकर ग्लैंड मतलब नेक्टर ग्लैंड, मकर ग्रंथि जो है वो भी नहीं पाई जाती है, ठीक है। बोले ऐसे पुष्पों में मकर ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट, पुष्प चमकदार नहीं होते हैं, पुष्प जो बोले वो क्या बोले, चमकदार नहीं होते हैं। अगला, ऐसे पुष्पों में परागकण की संख्या काफी अधिक होती है, ऐसे पुष्पों में परागकण की संख्या क्या होता है, काफी अधिक। अगला पॉइंट, बोले क्या ऐसे जो पुष्प होते हैं उसमें मादा पुष्पों की संख्या ज्यादा होता है ना, उसमें से मादा पुष्पों की संख्या क्या होता है, काफी ज्यादा। अगला, परागकण जो होते हैं इसकी काफी वो हल्की होती है, परागकण काफी हल्की होती है, ठीक है। अगला पॉइंट, परागकण जो है उड़ने वाली भी होती है, मतलब पंखयुक्त होते हैं। एक आध दो, जैसे पाइनस का जो पौधा है, पाइनस के पौधे का जो परागकण होते हैं वो पंखयुक्त होती है, मतलब वो उड़ सकते हैं, मतलब वायु के संपर्क में जब आएंगे तो फिर वायु के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उड़ के चला जाता है, ठीक है। तो वही हम बोले आपको कि इसमें जो परागकण होते हैं वो काफी हल्की होती है, ठीक है। और एक आध दो ऐसा परागकण है जो कि उड़ सकता है आराम से वायु के माध्यम, वही बोले आपको इसमें परागकण हल्की होने की वजह से आसानी से एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच पाता है, ठीक है। तो वही बोले हम आपको कि ऐसे ऐसे पुष्पों में जो परागकण जो होते हैं ना वो काफी क्या होता है, हल्की होती है और वो पंखयुक्त होती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में हम आपको बताएं कि इसमें जो है, इसमें भी जो है परागकण की जो है ना बर्बादी क्या हो जाता है, काफी अधिक हो जाती है, क्योंकि
बहुत सारा परागकण निकलते हैं, लेकिन पुष्पों तक जो है, पुष्प के वर्तिका तक जो परागकण पहुंचते हैं, एक आध दो पहुंच पाते हैं, बाकी क्या होता है रास्ते में ही खत्म हो गया, नष्ट हो गया, इधर खत्म हो गया। ठीक है, अगला, परागकण न भीगने वाली होती है। मतलब क्या था, परागकण में अगर पानी भी पड़ जाता है ना तो जल्दी से वो आराम, मतलब जल्दी से वो क्या होगा, भीगेगा नहीं। हाँ, जब वहां पहुंचेंगे उसके बाद जाके जर्मिनेट होगा, उसके बाद आसानी से पॉलिनेशन हो जाएगा। तो क्या होता है, परागकण क्या होता है, वो जल्दी भीगने वाला भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो हम आप लोगों को ये जो वायु के द्वारा परागित पुष्प जो है उसकी विशेषता हम आपको बताए। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला पॉइंट में बोले हम आपको कि पुष्प आकार में काफी छोटी छोटी होती है। दूसरा, पुष्प जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, पुष्प चमकदार नहीं होते हैं, पुष्प में मकर ग्रंथि नहीं पाई है। जैसे उल्टा एकदम, वायु परागित पुष्प, कीट परागित पुष्पों को उल्टा। हाँ, पुष्प में मकर ग्रंथि नहीं पाई जाती है, पुष्प में सैंड नहीं पाई जाती है, इसमें परागकण काफी हल्की होती है। बात समझ रहे हैं, पुष्प क्या होता है, परागकण क्या होता है, काफी हल्की। हाँ, परागकण इसमें भी काफी अधिक हुई है, दोनों समानता है इसकी। परागकण जो है क्या होता है, काफी अधिक होती है। हाँ, परागकण पंखयुक्त होती है, ये आपको बताए। अगले हम आपको बताए कि इसमें परागकण की संख्या क्या होता है, काफी अधिक होती है। ठीक है, और इसमें पुष्पों की संख्या भी काफी अधिक होती है। आपको बता दें, इस तरह के किस प्रकार के वायु परागित पुष्प किस में होता है, तो कहता है वायु परागित जो पुष्प होता है वो मक्का में होता है, धान में होता है, गेहूं में होता है, घास में होता है, बांस में होता है। बस समझ में आ रहा है क्या बोले, धान, घास, बांस, मक्का, धान, घास, बांस, मक्का, गन्ना, ये सब में जो परागण की क्रिया जो होती है वो होता है किसके द्वारा, वो वायु के द्वारा होती है। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर। नहीं सर। चलिए अब लिखा दे, लिख लिए सर। याद लिख लिया? लिख लिए। हाँ सर। नहीं सर, लिखा दीजिए सर। लिखा दे, लिखो लिखो। हाँ लिखो 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 ना, आंसर में पहले लिख लो। वायु के द्वारा परागित पुष्पों के अनुकूलन या विशेषता इस प्रकार है। वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन या विशेषता इस प्रकार है। वायु परागित पुष्पों का अनुकूलन या विशेषता इस प्रकार है। तो ये बताओ, यहाँ पे आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं नो सर, सर। कोई दिक्कत नहीं सर, मतलब भारी नहीं लग रहा है रे? नहीं सर, बहुत अच्छा से समझ नहीं में आ सर। रहा है। चलिए, नहीं सर। तो सही में पता नहीं चला सर, आज भी क्या बोले? आज भी टाइम का पता नहीं चला सर, कब 52 हो गया सर। अरे उसको तुम छोड़ दो, हम यहाँ पर जो जरूरी बात यह है कि आपके दिमाग में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया सर। हाँ सर। हाँ ये देखिए, आपको जानते हैं, आप लोगों को बता दें हम, तुमका में मैथ से भी भारी बायोलॉजी को माना जाता था, मैथ से भी ज्यादा भारी बायोलॉजी को माना जाता था। जबकि हम आपको बता दें, न मैथ भारी है न बायो भारी, कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं है। बस उसको एक्सप्लेन करने वाले, समझाने वाले मेहनती और अच्छे टीचर होना चाहिए, बस सब आसान है। बात समझे? हाँ, यही बात हम बोल रहे हैं आप लोगों को कि जब वो पढ़ाने वाले, सामने बताने वाले अगर अच्छा से क्लियर कर देगा तो उसको काहे का दिक्कत होगा। कहीं एक भी शब्द रटने घसने का कोई जरूरत नहीं, एक बार इसको देख लीजिए, हो गया, समझ में आ जाएगा। लेकिन वही होता है, आपको एकदम पूरा किताब एकदम लिखा दिया तड़तड़ा के आप लोग लिख लीजिए, खुद टीचर फंसा है किताब में, है ना, किताब लेके वो भी कर रहा है, नोट लेके कर रहा है, तो कहाँ से विद्यार्थी भी तो वही देखेगा ना कि मास्टर खुद जो है किताब और नोट लेके ही कर रहा है, पढ़ा रहा है? मास्टर को खुद याद नहीं है तो हम लोग कहाँ से याद कर पाएंगे, है ना? तो विद्यार्थी के दिमाग में ऐसा आ जाता है। चलिए, हेलो सर, एक दिन मीट कर दीजिएगा, सिलेबस क्या बोले? सिलेबस सर एक दिन समझा दीजिएगा। सिलेबस समझा देंगे। आप लोग आराम से जो है ना, सरस्वती पूजा के बाद आप लोग आ जाइए,
आप लोगों को पहले 1-2 क्लास पहले सिलेबस के बारे में ही बात कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग शायद अंदाजा आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। हाँ सर। आप नहीं समझ पाइएगा, हमको पता है ना, बहुत स्लो, इतना स्लो कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वही फिर ऑफलाइन क्लास में रहेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं क्या चल रहा है और अभी यहाँ। लेकिन देखिए स्लो होने का रीजन ये है कि इसमें मात्र जो है 23 बच्चा जुड़ा है। आपको हम बता दें अभी 23-25 बच्चा क्लास करता है, जुड़ा है 70, है ना। जबकि बच्चा 100 से पार होगा, 150-200 के आसपास विद्यार्थी होगा, लेकिन उस बच्चा में से ओनली 23 बच्चा क्लास कर रहा है। बाकी बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो रिचार्ज करने का पैसा नहीं है, तो इस वजह से वो क्लास नहीं कर पा रहे। तो उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा ना, इसलिए क्लास स्लो जा रहा है, ताकि आराम से जो हम लोग क्या कर लेंगे, फिर जो बच्चे का छूटा रहेगा ना उसको फिर कवर कर लेंगे, ताकि उसको दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं ना कि ये क्लास 12 है, 11th नहीं है। 11 में तो ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, एग्जाम दे देंगे, पास हो जाएगा, लेकिन क्लास 12 में इसको थ्योरी वाले आएगा तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगा ना। सर 11th का एग्जाम देखो एग्जाम तो होना है, 11th का एग्जाम होना है, वो गारंटी के साथ मुहर मारा हुआ है, समझा। 1-2 सप्ताह में आ जाएगा, 1-2 सप्ताह में जो है ना आपका जो प्रोग्राम है, वो एग्जाम का जो प्रोग्राम है रूटीन जो है वो आ जाएगा। आप लोग मेहनत कीजिए। 11th का जो जैसे ही खुलेंगे लॉकडाउन पे ना, तो अगर देखेंगे दे दिया अगर इधर, तो जैसे ही खुलेंगे तुरंत क्या कहते हैं 11th का जो ऑब्जेक्टिव है उसको रिवाइज सप्ताह में 2 दिन रिवाइज करना शुरू कर देंगे, समझे। ठीक है सर। ठीक है। चलिए तो अब आप लोग लिखिए जल्दी से। अरे तो सुनिए ना, हम आपको टाइम हो रहा, फिर अब क्लास 12 चल रहे हैं, आपको इसका अपना नोट तो भेज देंगे आपको, ठीक है। लिख लिए ठीक है सर। नहीं तो आप लोग लिख सकते हैं, हाँ नहीं तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो हम भेज देंगे, टेंशन मत लीजिए। नहीं सर भेज दीजिएगा सर। थैंक यू सर, भेज देंगे, ठीक है सर। सरस्वती पूजा कब है? हाँ ठीक है, अरे तुम लोग देखेगा मैसेज करता है। सरस्वती पूजा कब है सर? चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर।